अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान आसमा इकबाल। और नाज़रीन, अगर आप मेरे प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, पिछले हफ्ते आपने मेरा कोई अगर प्रोग्राम देखा है तो हमने आपको बताया था कि कनाडा ने अपने मुल्क में जो उनके पास बहुत सारी खाली आसामियाँ हैं, जो बहुत सारी जॉब्स की वैकेंसीज़ पैदा हुई हैं, उन सबको पुर करने के लिए, उन सब पर लोगों को जॉब्स देने के लिए नई जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो बना ली है। 15 लाख के करीब लोग कहा जा रहा है कि अगले 3 सालों में कनाडा में आबाद किए जाएंगे। न सिर्फ वहाँ जाने के ख्वाहिशमंद जो गैर मुल्की हैं उनको नौकरियां दी जाएंगी, बल्कि उन्हें दीगर फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर कनाडा की जानिब से मुहैया की जा रही होंगी। और आज एक और अच्छी खबर कनाडा ही से आई और इस खबर का डायरेक्ट ताल्लुक था जी पाकिस्तान से। और खबर ये थी कि कनाडा ने पाकिस्तान के लिए अपना वीज़ा ऑफिस, जो कि आज से तकरीबन 10 साल पहले अबू धाबी मुंतकिल कर दिया गया था, उसको वापस इस्लामाबाद शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि कैनेडियन हुकूमत की जानिब से ये जो एक ऐलान सामने आया है वीज़ा ऑफिस मुंतकिल करने का, इसके लिए एक बहुत बड़ी रकम भी मुख्तस कर दी गई है। यानी ये नहीं है कि अब ये ऐलान हुआ है, इसके लिए कोई मज़ीद हमें कुछ कि उनकी जानिब से कोई कितना पैसा लगाया जाएगा, कितनी रकम खर्च की जाएगी, चीज़ें होना बाकी हैं। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। अब बस उनका ऑफिस जो है वो थोड़े ही दिन के अंदर पाकिस्तान में काम शुरू कर देगा। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि आज से कोई 10 साल कबल हुआ था कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से ये जो वीज़ा प्रोसेसिंग का सारा सिलसिला था ये मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल करना पड़ा था। लेकिन लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा। यहाँ कई महीनों का इंतज़ार करना पड़ता था लोगों को कनाडा का वीज़ा हासिल करने के लिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हुकूमत की मुसलसल कोशिशों और मुल्क के सिक्योरिटी सूरत हाल में चूँकि बेहतरी बहुत ज़्यादा आई है, इसीलिए इस फैसले की हम देख रहे हैं कि इस पर अमल दरामद होने जा रहा है कनाडा की जानिब से। नाज़रीन, वीज़ा ऑफिस पाकिस्तान मुंतकिल होने से अब वो अफराद जो बेहतर रोज़गार, तालीम या किसी भी वजह से कनाडा जाना चाहते हैं, अब उनके वीज़ा प्रोसेसिंग का मरहला कितना आसान होने जा रहा है, पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। और फिर ये जो लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वीज़ाज़ दिए जाएंगे, इमिग्रेशन दी जाएगी कनाडा की, ये सारा किस तरह से पॉसिबल बनाया जाएगा, कौन कौन से ममालिक के लोग जो हैं वो यहाँ रुक कर रहे होंगे। ज़ाहिर से पाकिस्तानी तो नहीं जा रहे होंगे, बाकी ममालिक से भी लोग जा रहे होंगे। तो ये सारा सिलसिला क्या है, असल में ये खबर है क्या, पहले आपको इस पर एक पैकेज दिखा देते हैं, एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। फिर मेरे साथ जी मौजूद होंगे इमिग्रेशन कंसल्टेंट हमारे स्टूडियो में। आज खास हमने आपकी मालूमात में इजाफे के लिए मदु किया है, हम उनसे बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। कनाडा की हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों की सहूलत के लिए पाकिस्तान में वीजा सेंटर दोबारा खोलने का फैसला कर लिया। सिक्योरिटी वजूहात पर 10 साल पहले कनाडा का वीजा ऑफिस मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अबू धाबी मुंतकिल किया गया था, लेकिन अब कैनेडियन हुकूमत ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ दरखास्तों के बाद फैसला किया है कि एक बार फिर से इस्लामाबाद में शिफ्ट किया जाएगा। कनाडा की हुकूमत ने इस सिलसिले में खतीर रकम भी मुख्तस कर दी है। इससे कबल कनाडा का वीजा सेंटर अबू धाबी से काम कर रहा था, जिसकी वजह से वीजा के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों को कई इक़साम की दुश्वारियों का सामना होता था। अब इस फैसले के बाद पाकिस्तान से कनाडा जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद का वीजा प्रोसेसिंग मरहला आसान हो जाएगा। वीजा हासिल करने के लिए कई माह का इजाफी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब कनाडा ने तारिकीन वतन को आबाद करने के हवाले से नई इमिग्रेशन पॉलिसी अपनाते हुए अगले 3 साल के दौरान 14 लाख से जायद इमिग्रेंट्स को कनाडा में कबूल करने का ऐलान कर रखा है। इस मुल्क में कई शोबे ऐसे हैं जिनमें हजारों अफराद की फौरी जरूरत है, जिनमें हुनरमंद मजदूरों, तिब्बी शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, होटल और सियाहत के अलावा वर्क फोर्स भी शामिल है। एक तरफ कनाडा अपने इमिग्रेशन पॉलिसियों में नरमी ला रहा है, तो वहीं इंडो पैसिफिक खित्ते के लिए भी तवील अरसे बाद नई हिकमत अमली पेश कर दी है। इस नई पॉलिसी का ऐलान करते हुए कैनेडियन वजीर खारजा मिलानी जोली ने कहा है कि इंडो पैसिफिक हिकमत अमली का मरकजी उसूल हमारी इक़दार पर समझौता किए बगैर कनाडा के कौमी मफादात के लिए काम करना है। ये कनाडा को एक काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पर पेश करेगी। इस मंसूबे के लिए अगले 5 सालों के दौरान 2 अरब 20 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी। The central tenet of our Indo-Pacific strategy is acting in Canada's national interests without compromising our values. It is about positioning Canada as being a reliable partner now and for generations to come. It is an ambitious plan for the next decade
beginning with a $2.2 billion investment over the next 5 years. इस हिकमत अमली में इंडो पैसिफिक खित्ते में शामिल तेजी से तरक्की करते 40 ममालिक के कनाडा के साथ ताल्लुकात गहरे करने के साथ सबसे ज्यादा तवज्जो दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत चीन पर मरकूज रखी गई है। हिकमत अमली में चीन से गहरे इख्तलाफात के बावजूद हकीकत पसंदाना नुक्ता नजर के तहत चीन के साथ मौसमियाती तब्दीली, आलमी सेहत और जोहरी फैलाव समेत दीगर शोबों में ताउन को जरूरी करार दिया गया है। क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, कुछ चीज़ें तो आपने इस रिपोर्ट में जानी, कुछ डिटेल जो है हम जान लेते हैं। मुबशर अहमद अतहर साहब से इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं और ख़ास हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं हमारी रिक्वेस्ट हमने इसलिए की थी कि कुछ चीज़ें कुछ सवाल जो आपके जहनों में हैं कैनेडियन इमिग्रेशन को लेकर, कनाडा के जानिब से इस बड़े बड़े बहुत अहम फैसलों को लेकर कुछ सवाल हमारे जहन में भी थे जो उनके सामने रखेंगे, उनके जवाब चाहेंगे। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबशर साहब। मुबशर साहब बहुत शुक्रिया, पहले तो आप हमारी दरख्वास्त पर हमारे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा मुबशर साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा, आप तो चलें इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, आपको कुछ इश्यूज़ रहते होंगे जब अबू धाबी में इनको ऑफिस था, आपको लोगों के पेपर्स और जो भी सारी चीज़ें होती थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सारे अबू धाबी भेजना पड़ते होंगे। हम पाकिस्तानियों का क्या फ़ायदा हुआ है? वो पाकिस्तानी जो अप्लाई करना चाहते हैं, अबू धाबी में ऑफिस हो, इस्लामाबाद में ऑफिस हो, हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है? हमें तो कागजात देने थे, आपको दिए, आप अबू धाबी में दें ना दें, इस्लामाबाद में दें ना दें, क्योंकि कनाडा के लिए तो कोई इंटरव्यू तो नहीं हो रहा होता है सच। नहीं, कनाडा के लिए इंटरव्यू तो नहीं होता, ये ऑनलाइन ही वीज़ा अप्लाई होता है। आप बेशक पाकिस्तान से करें, इंडिया से करें, दुनिया के किसी भी कोने से करें, ये ऑनलाइन ही वीज़ा इनका होता है। लेकिन पाकिस्तान में जब वीज़ा ऑफिस आ रहा है कनाडा का, इसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि आपको जो वीज़ा ड्यूरेशन जो है, आपको प्रोसेसिंग टाइमिंग जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और इसका एक फ़ायदा पाकिस्तानियों को ये भी होगा कि उसमें यूएई में जो इनकी कैनेडियन एम्बेसी में जो स्टाफ है ज़्यादातर इंडियन है, तो इंडियन पाकिस्तान से थोड़ा सा उनके खार भी खाते हैं। इस तरह वो अब जो पाकिस्तान में जब ये वीज़ा ऑफिस आ जाएगा तो यहाँ पे स्टाफ ज़्यादातर पाकिस्तानी होगा, तो फिर इसमें वीज़ा में भी थोड़ी सी कोई नरमी होगी। अच्छा ठीक है, ये हम तक जो इत्तलात पहुँची हैं जो हम अपने नाज़रीन से शेयर भी कर रहे हैं, तकरीबन कोई 15 लाख लोग हैं ना जिन्हें मुबशर साहब ये वीज़े या इमिग्रेशन या जो भी आप कह लें कि कनाडा में रिहाइश वगैरह दी जा रही होगी कैनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन ये बताइएगा कि 15 लाख के 15 लाख लोग ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी तो नहीं होंगे, तो ये क्या कोई कोटा होता है, किस मुल्क के लिए कितना है? क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि इंडियन बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं कनाडा के अंदर, खासतौर पर सिख बरादरी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है। तो तसव्वुर यही किया जाता है कि शायद जब ये वीज़ाज़ आ रहे होंगे तो इंडियंस को या बाकी जो ममालिक के लोग हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, पाकिस्तानियों को इतना प्रेफर नहीं किया जाएगा, उस तरह से उनके केसेस को नहीं देखा जाएगा। तो कोई कोटा है कुछ? अभी हम कह सकते हैं कितने पाकिस्तानी जा सकते हैं, कितनों की इजाज़त है या नहीं? कोई भी अप्लाई कर सकता है और किसी को भी किसी भी तादाद में मुल्क को वीज़े दिए जा सकते हैं, ये इमिग्रेशन हो सकती है? नहीं, इसमें कोटा तो कोई भी नहीं है। आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी, अगर आप उनके कोटेज में जो ओवरऑल उन्होंने कोटा दिया हुआ है इसमें आप पूरे उतरेंगे, आप कैपेबल हैं तो वो आपको करेंगे, बिल्कुल इसमें इंटरव्यू करेंगे, आपको वीज़ा करेंगे। ठीक है। अच्छा, और इसका तरीक़ाकार क्या है? क्या कोई जॉब्स के लिए अप्लाई करना है? जैसे अभी इस रिपोर्ट में हमने बताया अपने देखने वालों को कि अगर कोई कुछ नर्सेज़ हैं, मेल नर्सेज़ हैं, फीमेल नर्सेज़ हैं, टीचर्स हैं, कुछ ऐसे शुबे हमने बताए इस रिपोर्ट के अंदर के जिनसे अब मुंसलिक आप हैं उसमें जा सकते हैं। क्या कोई स्टडी वीज़ाज़ भी इसके अंदर शामिल होंगे? उन लोगों को भी वहाँ पर बुलाया जाएगा? क्या तरीक़ाकार क्या है, प्रोसेस क्या है? ख़ासतौर पर मैं चाहूँगी मुबशर साहब इसको आसान करके अगर आप बताएं, ऐसे बहुत सारे लोगों को जो इस वक्त सुन रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको। इन कोटाज में स्टडी वीज़े तो शामिल नहीं है, इन कोटाज में दूसरे ये स्किल बेस्ड होते हैं, जिस तरह नर्सिंग, जिस तरह आपने बताया है, लेबर्स होती हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट के शोबा से होते हैं, कोई गार्डनिंग की शोबा से होते हैं, डिफरेंट शोबा से ये कोटा पूरा होता है। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि डिफरेंट हर शोबे के अपने अपने वहाँ पे उनकी लेबर कम्युनिटी या नर्सिंग कम्युनिटी ये चीज़ें हैं, दफ्तर हैं उनके। आपने सबसे पहले अपना जो है असेसमेंट करनी है डॉक्यूमेंट्स की, आपने ऑनलाइन ही इनके असेसमेंट का तरीक़ेकार है, आप वो करनी है। अगर आप उनके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो आपने उनके डिपार्टमेंट में, उनके गवर्नमेंट में अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद अगर तो वो आपको समझेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, ठीक हैं, सारा कुछ परफेक्ट है, तो वो आपको एक अप्रूवल टाइप एक चीज़ दे देंगे, लेटर दे देंगे। उस लेटर की बेस पे आपने, जिस तरह नॉर्मल वीज़ा अप्लाई होता है, आपने ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे वीज़ा पोर्टल पे वीज़ा अप्लाई करना होता है। वीज़ा अप्लाई करने के बाद फिर ये इनके इमिग्रेशंस का आजकल 6 to 8 मंथ्स है
9-10 मंथ्स भी लग जाते हैं। उसके बाद फिर ये कुछ इनकी आगे चलती रहती हैं फर्दर, इमिग्रेशन वो मेडिकल्स होते हैं, इंश्योरेंसेस लगती हैं, इस तरह डिपेंड करता है ये सारा। फिर उसके बाद वीज़ा अप्रूव होता है, फिर वीज़े के बाद आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। कितना खर्चा आता है पाकिस्तान में अगर किसी को अप्लाई करना है कनाडा के लिए? कोई अभी आपको सुन रहा है या कोई स्टूडेंट अगर नहीं है, चलें जिस तरह आपने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए नहीं है इसमें जो बात की जा रही है, जिन लोगों को वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए, बाकी लोग जो सुन रहे हैं, कितना खर्चा आ जाएगा अगर कोई स्किल्ड है बंदा, वो जाना चाह रहा है वहाँ पर, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कितने पैसे लग जाएंगे? ऑलमोस्ट 5,000 to 6,000। मुझे जरा पाकिस्तानी उसमें बताएं ना भैया, हम तो सीधे साधे लोग हैं ना, डॉलर हमने देखे हैं ना कन्वर्ट कर रहे हैं अभी। हाँ जी, 8 to 9 लाख, ऑलमोस्ट 10 लाख तक ये एवरेजली आप जेन में रख लें। ठीक है, क्योंकि इनकी 60-70% तो इनकी फीसेस होती हैं। अच्छा, और ये सारा पैसा जो है ये खुद से आपने कहीं जमा कराना होता है? क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे आपको देख रहे होंगे जो बहुत सादा लोग हैं, और सादा लोगों के साथ होता यह है कि जब कोई ऐसी खबर सामने आ जाती है, खासतौर पर जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये बड़ी खबर आजकल चल रही है कैनेडियन इमिग्रेशन को लेकर, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो लोगों को लूटने के लिए भी करते हैं कि जी हम एजेंट हैं, आप हमारे पास आएँ, हमें पैसा दें, हमें पेपर्स दें। पेपर्स तो वहीं पड़े रह जाते हैं, पैसा लेकर वो लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। तो क्या बताएंगे लोगों को, लोग कैसे डिसाइड करें कि हमें किसके पास जाना है, किसको पैसे देने हैं, किसके जरिए पेपर्स वहाँ पर पहुंचाने, ये खुद ऑफिस जाने हैं? अब तो ऑफिस इस्लामाबाद भी आ रहा है बहुत जल्द। जी बिल्कुल, ये एजेंट्स आजकल बड़े इस चीज़ में एक्टिव हैं, पैसे लेकर भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल पब्लिक है वो बड़ी मुतासिर होती है। इसका तरीके का जो कंसल्टेंट्स हैं, ज़्यादातर जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो खुद भी कहते हैं कि आप अगर खुद जमा करवाना चाहें तो वो उनका वेबसाइट पे एक लिंक होता है, वहाँ पे आप ऑनलाइन अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे आप बैंक डिपॉजिट भी करा सकते हैं, कुछ जगहों पे आपने डायरेक्ट कनाडा में भी फीस जमा करवा सकते हैं। अगर आपके वहाँ पे रिलेटिव्स, कोई दोस्त अहबाब हैं, उनको पैसे दे दें, वो खुद जमा कराएं, उसकी रिसीप्ट आपके पास होगी। कुछ कंसल्टेंट हैं, आप उनको कंसल्टेंट को दे दें पैसे, वो उसकी आपकी रसीद देंगे। अगर तो बेजारी बात है, ये फीस है आपने पे करनी है। रसीदें भी जाली निकल आती हैं, मुबश्शिर साहब, कंसल्टेंट्स भी जाली निकल आते हैं। तो जरा मुझे ये बता दीजिएगा कि कंसल्टेंट के कैसे हम पता करें? अभी इस वक्त जो लोग आपको सुन रहे हैं, आपसे रब्ता नहीं कर सकते हैं, कुछ और कंसल्टेंट्स उनके एरिया में हैं, ये कैसे पता चलता है कि ये वाला कंसल्टेंट सही है, ये वाकईतन हमें फलां मुल्क का वीज़ा दिला देगा, और ये जो कंसल्टेंट है ये सिर्फ फ्रॉड है, इसने तो बहुत सारे लोगों को इसी तरह से वो पीछे लगा के रखा हुआ है वीज़े के चक्कर में? ये कैसे पता चले? ये टिप्स हमें बताएं। वैसे ये आप देख कर इधर उधर से मालूमात लेकर ही पता कर सकते हैं कि कंसल्टेंट कितना ठीक है, कितना फ्रॉड है। क्योंकि वैसे तो नहीं, किसी के मुंह पे तो नहीं लिखा होता ना कि ये ऐसा है या वैसा है। ठीक है, जैसे आजकल हम अगर ऑनलाइन शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो हम पहले वो रिव्यूज लोगों के पढ़ लेते हैं, तो उसी तरह से अगर आप किसी के पास जा रहे हैं कंसल्टेंट के पास, तो आप उनकी रिव्यूज देख लीजिए, लोगों के रिव्यूज आप ले लीजिए, उनके हवाले से वो क्या है, लोगों की राय ले लीजिए कि वो क्या है। अच्छा, थोड़ा सा वापस आते हैं कैनेडियन वीज़ा की जानिब, क्योंकि खास आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। कोई एज लिमिट, मुझे आज कोई एक हमारे कुछ हैं फैमिली फ्रेंड्स में, वो बता रहे थे कि उन्होंने अप्लाई किया था अपनी एक फील्ड को लेकर, तो उन्हें उनके कंसल्टेंट की जानिब से बताया गया कि आप तो ओवर एज हैं, इसके लिए आप एज लिमिट जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ बिजनेसमैन, वहाँ पर अपना कोई बिजनेस आप वो कर सकते हैं कनाडा के अंदर। तो क्या एज लिमिट है, किस तरह से ये पता चले, वेबसाइट कौन सी है, अगर आप हमें कोई लिंक बता सकें जहाँ जाकर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से खुद पढ़ सकें, जांच सकें, देख सकें? मुबश्शिर साहब, वेबसाइट तो आप गूगल पे सर्च मार के, केस प्रोसेसिंग यूनिट इनकी वेबसाइट है ओटावा में। केस प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। यहाँ पे आप जाके इनकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। ठीक है, ओटावा में इनका ऑफिस भी है, तो वहाँ पे आप जाके सारी इनकी मालूमात ले सकते हैं। और दूसरी बात, आपने जो एज लिमिट बताई है, जो ये स्किल बेस है, इसमें एवरेज जो एज लिमिट है वो 45 तक की होती है, 40 to 45 तक की। ठीक है, और जो नीचे अगर आप जाएं तो 25 से अबव ये एज लिमिट होती है। इसके अलावा जो बिजनेस वीज़ाज हैं, जो आप बिजनेस जाके बिजनेस बेस पे आप वीज़ा ले सकते हैं, उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती। इन्वेस्टर वीज़ा जो है, उसमें कोई एज लिमिट नहीं, उसमें ज़ाहिर है कोई एज लिमिट नहीं है, जो आप जो मर्जी अप्लाई। अच्छा, वाई कनाडा? भाई कनाडा क्यों जाएं? बहुत सारे लोग जो हैं वो तो जाना चाहते हैं, उनका ख्वाब भी है कनाडा जाना। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर उनको ऑफ़र भी हो रही होती है या उनके पास ऐसी कोई स्किल होती है जो वहाँ पर ज़रूरत भी है, वहाँ की गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग आएँ, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि हम क्यों कनाडा जाएँ। तो आप कुछ बताएंगे कि कनाडा अगर जाएँ तो क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ऐसी चीज़ है कनाडा में कि बाकी ममालिक को छोड़ के कनाडा को चूज़ करना चाहिए हमें? दो इनकी मेन वजूहात हैं। एक तो ये कि वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, वहाँ तो बर्फ है, क्या लाइफस्टाइल है वहाँ पे? मुबश्शिर साहब, थोड़ा सा मींस के लाइफस्टाइल आपकी वहाँ पे इनकम लेवल बहुत अच्छा है। ओके,
ठीक है। मेन चीज़ है आपकी इनकम। जारी बात है, किसी ने यहाँ से मूव होना है या किसी ने करना है, वो सबसे पहले तो अपनी इनकम देखेगा कि वहाँ से मुझे कितनी अच्छी इनकम मिल रही है, मैं सेट होना चाहता हूँ, तो वो सबसे पहले इनकम लेवल देखेगा जो कि अच्छा इनकम लेवल यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। जी। एक पर्सन जो भी है, जो भी शख्स फीमेल है मेल है अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से डायरेक्ट उस जॉब की तो वो नहीं देख रहे होंगे ना, कोई उस जॉब के लिए तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो तो इमिग्रेशन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर बैठ के वो ये कैसे सोच सकते हैं कि हम जब कनाडा पहुंच जाएंगे तो हम वहाँ पर इतना पैसा कमाएंगे? ये आपकी जॉब, आपकी एक तो कैपेबिलिटी होती है और उस पर आपके एक्सपीरियंस पे भी काउंट होता है। वहाँ पे जाके जो फर्स्ट सही इनकम है, जो आपको पता लगेगी कि आपकी कितनी वहाँ पे सैलरी होगी, वो तो आपको वहाँ पे जाके होगी। तो हमें तो ये पता चला है मुबश्शिर साहब के वहाँ बहुत सारे जो अच्छे भले पढ़े लिखे लोग हैं वो इतना पैसा नहीं कमा रहे हैं जितना ये वहाँ पर कारपेंटर हजरात कमा रहे हैं, या जो हथौड़ी थोड़ा चलाना जानते हैं या पेंट करना जानते हैं, इस तरह के जो काम कर लेते हैं वो लोग ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। और जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो इतना नहीं कमा पाते हैं, उनकी लेवल की वहाँ पे जॉब्स ही नहीं होती हैं। ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बाहर ये अमेरिका यूरोप या ये कनाडा भी आप देख लें, कनाडा तो मेन चीज़ भी है, यहाँ पे हाथ से काम करने वालों की ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है। अब बाकी एशिया वाली साइड पे आप देखें, यहाँ पे हाथ से काम करने वालों की इतनी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे ब्लू कॉलर वर्कर्स, वाइट कॉलर वर्कर, वाइट इनके जो ऑफिस होल्डर्स हैं, इनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। आप जैसा देख रही होंगी कि ये एग्जाम्पल ही है, एप्पल ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो चाइना में लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि हमको वहाँ पे लेबर चीप है। अब ये कनाडा में या यूरोप में नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे इनकी लेबर बड़ी महंगी है। वहाँ पे आपको उसके लिहाज से पर आवर के लिहाज से पे करना पड़ता है। कनाडा में तो पर आवर आपने कम से कम भी जो है वो $14-15 है, जो इनिशियली इनकी इनकम है। ठीक है। अच्छा, फैमिली के साथ अगर कोई अप्लाई करना चाहे, फैमिली के साथ भी अप्लाई कर सकता है? किस कैटेगरी में कर सकता है? फैमिली के साथ अगर आपने अप्लाई करना है तो मेन जो है वो आप विजिट भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। स्पॉन्सर बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फैमिली का जो है वो एज अ डिपेंडेंट शो होता है। ठीक है। उसके लिए कोई ना कोई स्पॉन्सर करने के लिए आपको कनाडा के अंदर मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तभी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर वीज़ा है वो बहुत इजीली मिल जाता है। अच्छा, अगर कोई इन्वेस्टर वीज़ा लेना चाहता है तो कितना उसके पास पाकिस्तानी कितनी रकम होनी चाहिए अगर वो कनाडा शिफ्ट होना चाहे अपनी फैमिली के साथ इन्वेस्टर वीज़ा पे? कम से कम $1 लाख कैनेडियन डॉलर। फिर आप कैनेडियन डॉलर में थोड़ा कन्वर्ट कर लें, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1 करोड़ से अबव बन जाता है। 1 करोड़ से हाँ जी, 1 करोड़ से अबव, यानी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ बन जाता है पाकिस्तानी। 1.5 करोड़ पे बन जाता है तकरीबन, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब। हमारे पास वक्त चूँकि एक सेगमेंट के लिए कुछ मुख्तस होता है, उससे ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते हैं, ज़ाहिर में बाकी इशूज़ पे भी डिस्कशन करना होती है। बहुत शुक्रिया बहरहाल मुबश्शिर अहमद अतर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, इमिग्रेशन कंसल्टेंट। जो हमें बता रहे थे कनाडा ने ये जो इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की है कि 15 लाख के करीब लोग अगले 3 साल के अंदर उनको वो इमिग्रेशन दे रहा होगा, उनको अपने मुल्क के अंदर वो काम करने के मौके दे रहा होगा, वहाँ रहने के मौके दे रहा होगा, वहाँ बिज़नेस के मौके दे रहा होगा। तो ये मौके किस तरह से दिए जाएंगे, किन लोगों को दिए जाएंगे और इस पर कितना खर्चा आ सकता है और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, ये सारी बातें हम मुबश्शिर साहब से जान रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए। चलिए, मुबश्शिर साहब ने जो बातें बताई हैं वो आपने सुनी है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात रिपीट करनी है। आज जो मैंने उनसे सवाल किया उन्होंने जवाब दिया कि बहुत सारे एजेंट्स ऐसी खबरें सुनने के बाद, ऐसी चीज़ें पता चलने के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है कि आवाम का इंटरेस्ट होता है, लोग बाहर जाना चाहते हैं अपने बेटर फ्यूचर के लिए, और बहुत सारे लोग जो कुछ ज़्यादा कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, अच्छा वो लोग भी रुख करते हैं। ख़ासतौर पर हमारे यंगस्टर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है, और कनाडा को नौजवान लोगों की ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनका मसला ये हुआ है कि उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत उम्र रसीदा हो गए हैं, नौजवानों की जो तादाद बहुत कम है वहाँ पर, वो जॉब्स करना नहीं चाहती है जो वहाँ पर मौजूद हैं। लो कैटेगरी की जो जॉब्स जिनको कहते हैं, जो हाथ से हम जैसे कारपेंटर्स हो गए या और जो गाड़ियों का काम करने वाले लोग हो गए, इस तरह के जो लोग हैं, ये लेबर है जो घर वगैरह बनाने के लिए चाहिए होती है, तो वो ये काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनको फिर ऐसे ममालिक से लोग उठाना पड़ते हैं। यहाँ पर स्किल्ड लोग ज़्यादा होते हैं। अब होता ये है कि जब ये एजेंट्स कुछ ऐसी खबरें सुन लेते हैं, कुछ ऐसी बातें सुन लेते हैं, तो वो फिर लोगों को वरगला कर उनका सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं, उनको गुमराह करते हैं। वो बिल्कुल भी इस लायक नहीं होते हैं, इस अहल नहीं होते हैं कि वो किसी को वीज़ा दिला सकें, किसी को इमिग्रेशन वहाँ के दिलवा सकें, लेकिन फिर वो लोगों से पैसा ज़रूर लूट रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। ये मैं आज इसी प्रोग्राम में आपको कह रही हूँ, कल को आप कहें जी कि इस प्रोग्राम में बताया था कि किसी भी कंसल्टेंट से रब्ता करें तो आपको कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा, इमिग्रेशन मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने पहले पूरी जाँच पड़ताल करनी है। जो लोग वाक़तन कुछ लोगों को भेज चुके हों पहले कनाडा, तो ऐसे लोगों से आपने रब्ता करना है, और आप डायरेक्ट भी इनकी वेबसाइट पर जाकर भी
केस प्रोसेस यूनिट के नाम से जो बता रहे थे मुबश्शिर साहब, उस पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन, सारी मालूमात ले सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ जाते हैं। जो आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से। हम जानते हैं कि ये साल जो है यानी 2022 जो कि अब ख़त्म होने वाला है, एक ही महीना रह गया है तकरीबन, ये बड़ा अहम रहा है क्रिकेट को लेकर, क्योंकि रवां साल पहले ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पाकिस्तान पहुंची और फिर सितंबर में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम T20 सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान आई और अब एक बार फिर इंग्लिश टीम पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए मौजूद है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान श्रीलंका, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका की टीमें पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए आ चुकी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का कामयाब इनेकाद होता रहा। यही तमाम इवेंट्स पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की शानदार वापसी की वजह बने हैं। 17 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट मैच खेलने के लिए आने वाली इंग्लिश टीम ने भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया है। मेहमान नवाजी की तारीफ भी की गई है। सिर्फ यही नहीं, इंग्लैंड टीम के कप्तान ने अपनी मैच फीस पाकिस्तान के सैलाब जदगान को अतिया करने का ऐलान भी कर दिया है। इंग्लिश कप्तान के जज्बे को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक ट्वीट के ज़रिए सराहा भी गया है। बहुत सारी ट्वीट्स की जा रही हैं, बहुत सारी आम शख्सियात के हवाले से इस मैच को लेकर PCB की जानिब से भी की जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन, इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान कितने मैचेस की टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है, कब कब ये मैचेस हो रहे होंगे, कहाँ कहाँ ये मैचेस हो रहे होंगे, और अगर आप में से कोई ये मैचेस देखना चाहता है बराह रास्त स्टेडियम में जाकर, तो उसके लिए क्या करना है, टिकट्स कहाँ से मिलेंगे, मौजूद हैं नहीं हैं, ये सारी चीज़ें आज हमारे पास एक पैकेज में है, एक रिपोर्ट में है। रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्जिया लेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच ब्रेंडन मैकलम ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ब्रेंडन मैकलम का कहना था कि पाकिस्तान आकर खुशी महसूस हो रही है। सिक्योरिटी सूरत हाल तसल्ली बख्श और हमारी बेहतरीन मेहमान नवाजी की जा रही है। ब्रेंडन मैकलम ने पाकिस्तान में कई साल बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी को भी खुश आइंद करार देते हुए कहा कि हम सीरीज के आगाज के लिए शिद्दत से मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस पुरजोश और बेहतरीन खेल की उम्मीद कर रहे हैं। International cricket is back in Pakistan and we put on a product which is worth watching. इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी मैच फीस भी पाकिस्तानी सैलाब जदगान को अतिया करने का ऐलान किया है। ट्विटर पर जारी बयान में कप्तान बेन स्टोक्स ने लिखा कि पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब को देखकर दुख हुआ, जिसने मुल्क और लोगों को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। वो इस टेस्ट सीरीज की फीस पाकिस्तान फ्लड अपील में देंगे। ये अतिया सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ में इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तारीखी टेस्ट सीरीज का पहला मैच 1 दिसंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। नेट प्रैक्टिस के दौरान क्रिकेटर्स ने अपनी सलाहियतें निखारने पर तवज्जो दी। 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच 9 दिसंबर को मुल्तान, जबकि तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज के लिए खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान सन 2005 के बाद पहली मर्तबा इंग्लैंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज के लिए खैर मकदम करता है। दोनों टीमों और उनके मद्दाहों के लिए ये एक तारीखी लम्हा है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इवेंट के इनकाद के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर समेत तमाम शुरका की अनथक काविशें लायक तहसीन हैं। इससे कबल इंग्लैंड टीम ने सितंबर में पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें 7 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज खेली गई थी। इंग्लैंड ने 4-3 से ये सीरीज अपने नाम की थी। दोनों टीमें हाल ही में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी आमने सामने थीं, जिसमें इंग्लैंड को कामयाबी मिली। बिल्कुल जी, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं हमारे साथ, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम आसमा। इस मरतबा में आपके साथ वीडियो लिंक पे आपको मैंने ज्वाइन किया। हमारी खुशनसीबी कि देखें आज हम आपको सुन भी पा रहे हैं और आपको देख भी पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब वक्त निकालने के लिए। अच्छा मिर्ज़ा साहब, पहले तो ज़रा बताइएगा कि 2005 के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो इंग्लिश क्रिकेट टीम है ये यहाँ पर टेस्ट मैचेस खेलने के लिए मौजूद है। कितना तारीखी लम्हा है ये, ख़ास तौर पर क्रिकेट फैंस के लिए? यकीनन असमा, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 1961 से पाकिस्तान का दौरा कर रही है और गुज़िश्ता जो 5 टेस्ट सीरीज दोनों ममालिक के दरमियान 2005 से लेकर अब तक
17 साल के अरसे में हुई हैं। उनमें से 3 टेस्ट सीरीज इंग्लिश सरजमीन पर और 2 टेस्ट सीरीज जो है मुत्तहदा अरब अमारात में खेली गई हैं। और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट इंग्लिश खिलाड़ियों को एक्शन में देखने के मुंतज़िर थे। टेस्ट खिलाड़ियों को खासतौर पर जो रूट हैं, उनके बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, जिमी एंडरसन उनके फास्ट बॉलर हैं, जिन्होंने 175 टेस्ट मैचेस में 667 विकेटें हासिल की हैं। और ख़ास बात यह है कि अब से 17 बरस कबल जब इंग्लैंड की टीम ने माइकल वॉन की कप्तानी में पाकिस्तान का दौरा किया था, तो जिमी एंडरसन उस वक्त इंग्लिश टीम के रुकन थे। उस वक्त उनकी उम्र 23 बरस थी, अब वो 40 बरस के हो गए, लेकिन वो कोई मैच नहीं खेले थे। लेकिन अब उनकी यादें ताज़ा हो जाएंगी, वो पाकिस्तान आए इंग्लिश टीम के साथ। और मैं समझता हूँ कि इंग्लिश टीम की आमद, जिस तरह से आप की रिपोर्ट में क्रिश्चियन टर्नर का जिक्र हुआ, ब्रिटिश हाई कमीशन का, उनको क्रिकेट का बड़ा शौक है। कराची टेस्ट में भी वो, कराची में जो T20 हुए थे वो आए हुए थे, वो हर दफा एक्टिव रहते हैं वो। तो लगता यही है कि डिप्लोमेसी अपना काम कर गई है। वरना आपको याद होगा अस्मा के पिछले बरस जब न्यूजीलैंड की टीम ने सितंबर में पाकिस्तान का दौरा छोड़कर वतन वापस जाने का फैसला किया था, तो उसके बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भी ये ऐलान कर दिया था कि इंग्लिश टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। हालांकि गुज़िश्ता बरस इसे आना था, लेकिन क्रिश्चियन टर्नर और दीगर लोगों की कोशिशों की वजह से इंग्लिश टीम पाकिस्तान आई है। और ये बड़ी तारीखी बात है, बड़ा तारीखी लम्हा है कि इंग्लिश टीम कि जिसने क्रिकेट के जिसे मुजिद कहा जाता है, कि जो पहला टेस्ट मैच मार्च 1877 में खेला गया था, उसमें इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल था। तो इंग्लैंड का आना एक बड़ी खुशाइन बात है। इंग्लैंड का आना खुशाइन बात है। हमारे खिलाड़ियों का एतमाद इससे कितना बढ़ता है, स्पेशली जब हमने देखा कि एक टीम पाकिस्तान आती है खेलने के लिए, उस पर अटैक हो जाता है, पाकिस्तान पे कोई आकर नहीं खेलना चाहता है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमारी टीम्स को एक न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर खेलना पड़ता है। और जाहिर है कहीं ना कहीं इस बात का एक बहुत प्रेशर भी होता है कि आपके अपने मुल्क में हालात ऐसे नहीं हैं कि यहाँ इंटरनेशनल टीम्स आ सकें, क्रिकेट खेल सकें। लेकिन जब ये इंटरनेशनल टीम्स आती हैं, आप पर सिक्योरिटी को लेकर आपके मुल्क की सूरत हाल पर एतमाद का इजहार करती हैं, तो इससे जो हमारे अपने खिलाड़ी होते हैं उनका एतमाद कितना बढ़ जाता है मिर्जा साहब? बहुत ज्यादा असमा, बहुत ज्यादा एतमाद बढ़ जाता है। आपको पता है कि 3 मार्च 2009 को जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर अटैक हुआ था, तो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से रूठ गई थी। 6 बरस के तवील अरसे के बाद जिम्बाब्वे की टीम आई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता टीमों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। तो अब इंग्लैंड की टीम जो टेस्ट सीरीज खेलने आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है जिस तरह आपकी रिपोर्ट में था, साउथ अफ्रीका आ चुकी है, अब न्यूजीलैंड रह गई है जो टेस्ट सीरीज खेलने इसके बाद आएगी। तो इससे खिलाड़ियों के न सिर्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है, बल्कि वो यंगस्टर्स जो क्रिकेट से मोटिवेट होते हैं अपने खिलाड़ियों को अपनी आंखों के सामने खेलते हुए देखकर। वरना कहां से ये लोग जा सकते थे मुत्तहदा अरब अमारात, वहां जो हमारी सीरीज हो रही थी। तो इससे उनमें एक नया जोश, जज्बा और वलवला पैदा होता है। मैं समझता हूँ खिलाड़ियों के एतमाद में भी इजाफा होता है और साथ ही साथ शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी में भी इससे बहुत इजाफा होता है। ठीक है, अच्छा एक मुल्क की बात कर लेते हैं जिसका जोश, जज्बा और बलबला तब बढ़ जाता है जब पाकिस्तान कुछ इस तरह की ट्रबल में घिरा हुआ होता है। मैं भारत की बात कर रही हूँ जिसकी पूरी कोशिश रहती है कि ना तो वो खुद आए पाकिस्तान में खेलने के लिए और ना ही किसी और बड़ी टीम को, क्या मतलब किसी छोटी टीम को भी पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के अंदर आने दे। तो आपको लगता है कि जब इस तरह की टीमें, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स जो हैं वो पाकिस्तान में आ रही होंगी, तो ये एक तरह का अलार्म है उसके लिए, भारत के लिए, कि देखें अब आपकी इजारादारी जो है क्रिकेट के ऊपर और जो जो चीज़ें आप करते रहें, जो मामला जिस तरह से आप पाकिस्तान के अगेंस्ट चाहते रहे हैं, वो चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं। देखिए, भारत तो हमेशा से पाकिस्तान की राह में रोड़े अटकाता है। अभी आपको कुछ अरसा हुआ कि उनका जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं जय शर्मा, उनका जो बयान आया कि वो पाकिस्तान में एशिया कप खेलने भारतीय टीम नहीं आएगी। और उनके वालिद जो हैं वो अजीत जो है वो उनके वालिद वफाकी वजीर दाखिला हैं भारत में। तो जिस तरह की इंतहा पसंदी वहां जारी है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में, क्रिकेट को भी उन्होंने दूर किया हुआ है। 15 साल से पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेला है। अब उनके पेट में यकीनन दर्द उठेगा कि भाई पाकिस्तान में तो अब लोग कहते थे कि गोरी टीमें जब आएंगी, जब हम समझेंगे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट मुकम्मल तौर से बहाल हो गई। तो अब आप देखें ना कि ऑस्ट्रेलिया आ गई, इंग्लैंड आ गई, अब इसके बाद न्यूजीलैंड आ जाएगी। तो वो सारी उनकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई है। और मैं समझता हूँ क्रिकेट में सियासत को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में अगर आप सियासत को लाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। उनका जो सेक्रेटरी है जय शाह, वो भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का बेटा है, और जिस तरीके से वो बयानात दे रहा है, और रमीज राजा ने भी फिर बयान दिया कि देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम अगर अगले साल
50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाती भारत, तो कितनी दिलचस्पी रहती है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट से सियासत को अलग रखना चाहिए, खेल को खेल रहने देना चाहिए, और इससे यकीनन भारतीयों की उम्मीदों पर जो है वो ओस पड़ गई। क्रिकेट हो, खेल हो या चाहे मजहब हो, वो तो हर चीज़ के अंदर सियासत को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल मिर्जा साहब, आप प्लीज़ मेरे साथ ही रहिएगा। अभी जैसा कि आपने खुद भी कहा कि इंग्लिश टेस्ट टीम यहाँ पर मौजूद है, उसका खैर मकदम किया जा रहा है, तो कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी इंग्लिश टेस्ट टीम का खैर मकदम किया है और कहा यह है कि ये यादगार क्रिकेट सीरीज़ खेलने जा रही हैं दोनों टीम्स। क्रिकेट की जीत होगी, चाहे कोई टीम जीते या हारे। ये जो गुफ्तगू है बाबर आजम की, ये उन्होंने किया जी PTV के हमारे जो खुसूसी नुमाइंदे हैं शाहिद अजमल मलिक, हमारे सीनियर नुमाइंदे हैं, वो खुसूसी गुफ्तगू के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। बाबर आजम ने उनसे क्या कहा है और क्रिकेट शायकीन को कितने अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे ये सारी सीरीज़ के दौरान, कुछ बाबर आजम की ज़बानी जानते हैं। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो है उनको कुछ ऐसा करके दिखाएंगे, या हमारी टीम जो है हमारी उम्मीदों पर इस तरह पूरी उतरेगी। ऑब्वियसली ये गेम है, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि गुड लक। आप कैसे सोच रहे हैं? पहले तो वार्म वेलकम इंग्लैंड की टीम को, जो 17 साल बाद पाकिस्तान आई है, और मेरे ख्याल से वो एंजॉय करेंगे यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, और यहाँ के जो फ़ैन वेट कर रहे थे वो काफ़ी एक्साइटेड हैं कि इंग्लैंड टीम आई है और अच्छे मैच देखने को मिलेंगे। बिल्कुल कोशिश यही होती है हमारी कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें, और हमेशा फैंस ने हमें बैक किया और लोगों ने एंजॉय किया, और स्पेशली ख़ास बात है पिंडी की कि फैंस ग्राउंड में आते हैं और टेस्ट मैच में फुल स्टेडियम होता है, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को नहीं इंग्लैंड को भी सपोर्ट करते हैं, और ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। और आप इसको अपनी गुड लक समझते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम 17 ईयर्स के बाद उस वक्त आई है जब आप कैप्टन कर रहे हैं, और पाकिस्तान में क्रिकेट भी इतनी रिवाइव हुई है जब आप कैप्टन कर रहे हैं टीम को? देखें, गुड लक मैं नहीं, गुड लक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को है, पूरे पाकिस्तान को है। जिस तरह टीमें और मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स और टीमें पाकिस्तान आ रही हैं और क्रिकेट खेल रही है और कम्पेटिटिव क्रिकेट हो रही है, और मेरे ख्याल से जितना सेफ़ कंट्री है हमारी पाकिस्तान, और जिस तरह हम लुक आफ्टर कर रहे हैं हर टीम के लिए, तो वो सबसे अच्छा साइन है, और बिल्कुल हमारे लिए और मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि मैं अपने होम ग्राउंड, होम कंट्री और होम सिटीज़ में खेल रहा हूँ और अपने फैंस के सामने खेल रहा हूँ, तो मेरे लिए से खुशाइन बात। बिल्कुल आखिरी बात, लोगों के लिए क्या पैगाम है पाकिस्तान के देखने आपके चाहने वालों? मैं लोगों को और फैंस को यही मैसेज कहूँगा कि आएँ, सपोर्ट करें, पाकिस्तान टीम को करें, इंग्लैंड को सपोर्ट करें, और मेन चीज़ ये है कि आप आके क्रिकेट को एंजॉय करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बिल्कुल जी, आप आएँ और अच्छी क्रिकेट को एंजॉय करें, ये बाबर आजम ने पैगाम दिया है। कह रहे हैं कि होम ग्राउंड पर खेल रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हैं और पुरजोश भी हैं। इसी पे हम बात कर लेते हैं फिर से मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से, जो अभी भी वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, हैं ना आप हमारे साथ? जी जी असमा, मैं बाबर आजम की गुफ्तगू सुन रहा था, और बाबर आजम उस वक्त 11 बरस के थे जब इंग्लैंड की टीम ने 2005 में पाकिस्तान का दौरा किया था, और फिर उसके बाद उस वक्त वो क्रिकेट तो खेलते थे, लेकिन उस वक्त शायद उनके जहन में ये बात ना हो कि आने वाले वक्त में वो 17 साल बाद पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे इंग्लिश टीम के खिलाफ। लेकिन आपको लगता है कि हमारी कारकर्दगी भी उतनी बेहतर रहेगी जितने बेहतरीन तरीके से हम उनको वेलकम कर रहे हैं? देखें, पाकिस्तान को एडवांटेज है असमा, उसकी वजह ये है कि इस इंग्लिश क्रिकेट टीम में 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टॉप के क्रिकेटर हैं। उनके फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन, उसके अलावा उनके बैट्समैन जो रूट के जो बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, और बेन स्टोक्स उनके कप्तान। बाकी खिलाड़ी निस्बतन नातजुर्बाकार हैं, नए हैं। पाकिस्तान को एडवांटेज होगा कि पाकिस्तान अपनी होम पिचेस पर खेल रहा है, और पाकिस्तान की पिचेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि सपोर्टिंग विकेट बनानी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस, बल्कि इसी साल मार्च में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रावलपिंडी में टेस्ट मैच हुआ था तो 1187 रन स्कोर हुए थे, बिल्कुल एक डेड विकेट थी। तो इस मरतबा तवक्को की जा रही है कि जी आपको अच्छा मिर्ज़ा साहब, मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि हमें ये फ़ायदा क्यों हमेशा दिख रहा होता है कि उनकी टीम जो है वो वीक है, हम ये फ़ायदा कभी क्यों नहीं बता रहे होते कि हमारी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर वो स्ट्रांग है तो हम भी स्ट्रांग है? ये थोड़ा सा नहीं आपको लगता कि हमारे पास भी अच्छे खिलाड़ी हैं? अगर हैं तो कुछ बताएं हमें, कौन सा आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे टेस्ट में? देखिए असमा, ग्राउंड रियलिटीज को भी सामने रखना चाहिए। एक टीम जो है वो पाकिस्तान में उनके प्लेयर्स यहाँ की विकेटों से, यहाँ के मौसम से, यहाँ के ग्राउंड से हम आहंग नहीं है। जब वो आ रहे हैं तो उस सूरत में एडवांटेज जो है वो मेजबान टीम को हासिल होता है,
और हमारी टीम बड़ी तगड़ी है, हमारी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, T20 के फाइनल में पहुंची। लेकिन अब टेस्ट मैचेस में हमारे खिलाड़ियों की सलाहियतों का इम्तिहान होगा, क्योंकि बाबर आजम जो है इस साल उन्होंने 737 रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में। बाबर आजम है हमारे पास, शान मसूद है हमारे पास, और फिर उसके बाद अलावा अजहर अली बड़े तजुर्बाकार है, उनको लिया गया है टीम में, और वो अपने जो अब्दुल्ला शफीक है, इमामुल हक है। हमारी टीम खासी तगड़ी है। बॉलिंग के शोबे में भी हमारे पास अगरचे शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अब हमारे पास नसीम शाह है, हारिस रऊफ को हमने टीम में रखा है। तो मैं समझता हूँ टीम हमारी बड़ी बेहतर है, वेल बैलेंस्ड है और उनको टफ टाइम देगी। अच्छा, अगर हम ये सीरीज जीत जाते हैं, अल्लाह करे कि जीत जाएं। वैसे तो जैसे कि बाबर ने कहा कि कोई भी जीते या हारे, असल जीत जो है वो तो खेल की है, वो तो क्रिकेट की है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान को टेस्ट चैंपियनशिप में कितना फ़ायदा हो सकता है आगे चलकर ये सीरीज जीतने से, मिर्जा साहब? देखें आसमा, इस वक्त पाकिस्तान जो आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल है उस पर 5वें नंबर पर है, और पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को हराता है तो पाकिस्तान को एक एडवांटेज होगा आगे जाने का, और पाकिस्तान फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर सकता है। उसकी बुनियादी वजह ये कि इस सीरीज के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है वो भी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान को होम एडवांटेज तो मिलेगा ना। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका है अगर इंग्लिश टीम को पाकिस्तान व्हाइट वॉश करता है, जिसके चांसेस ज्यादा तो नहीं है लेकिन उम्मीद तो है, क्योंकि हमारे स्पिनर्स अच्छे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और जो मैचेस हैं आप देखें ना कि पहला रावलपिंडी, फिर दूसरा टेस्ट मुल्तान, तीसरा कराची में। बाबर आजम के अपने घर लाहौर में तो कोई मैच नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान उनका अपना घर है। तो मेरे ख्याल में मजेदार सीरीज होगी, एक अच्छी टफ सीरीज होगी। मज़ेदार सीरीज़ होगी। और फिर चलते चलते हम नाज़रीन को भी कह देते हैं कि ज़रूर सपोर्ट करें, और सपोर्ट ये नहीं कि घर में बैठ के मैचेस देखें, बल्कि बाहर निकलें, ग्राउंड्स में जाएं और अपनी टीम को भी सपोर्ट करें, और इंग्लैंड टीम को भी इस तरह से उनका शुक्रिया अदा करें कि देखें जी आप यहाँ आए हैं तो हम भी आपके मैचेस देखने के लिए स्टेडियम्स में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आज मौजूद थे आप, ख़ास तौर पर इसलिए भी शुक्रिया कि आप वीडियो लिंक पर थे आज हमारे साथ। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब का जी, आप तज्जिया सुन रहे थे, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, बड़ा नाम है। जब हम खेल के मैदान की बात करते हैं, कोई तज्जिया हमें लेना होता है तो हमारे आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे थे। क्रिकेट की बात कर ली है, जो सीरीज़ होने जा रही है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उन मुकाबलों की बात ना की जाए जो इस वक्त कतर में जारी हैं। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप, जिसको शायकीन बहुत ही पुरजोश अंदाज में इस वक्त देख रहे हैं, कतर के अंदर मौजूद हैं। और आज सबसे पहले घाना और जनूबी कोरिया के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने में आया। घाना ये मैच जीतने में कामयाब रही है, जनूबी कोरिया का 2-3 से उसने शिकस्त दे दी। ग्रुप जी के मैच में कैमरून और सर्बिया के दरमियान जो मुकाबला हुआ था, ये मुकाबला नाज़रीन 3-3 गोल से बराबर रहा। और आज का जो तीसरा मैच था फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग में, पहले नंबर पर मौजूद ब्राज़ील और स्विट्ज़रलैंड की टीम्स के दरमियान देखने में आया। इसमें हमने देखा कि ब्राज़ील की टीम ने 1 गोल से कामयाबी जो है वो अपने नाम कर ली। राउंड मैचेस की बात हो रही है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही टीम्स के नॉकआउट मरहले का भी आगाज़ हो चुका है। कनाडा और मेज़बान कतर की टीमें मुसलसल 2 शिकस्त के बायस मेगा इवेंट से बाहर हो चुकी हैं, जबकि ग्रुप डी में मौजूद दिफाई चैंपियन फ्रांस पहली टीम है जो प्री क्वार्टर मरहले तक पहुंचने में कामयाब हुई है। ब्राज़ील की बात करें तो वो भी दूसरी कामयाबी के साथ अगले मरहले में जगह बनाने में कामयाब हो चुकी है। नाज़रीन, फुटबॉल वर्ल्ड कप में बड़े अपसेट का सिलसिला भी जारी है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में फेवरेट बेल्जियम को मराकश के हाथों 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त के बाद बेल्जियम के अवाम में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। शायकीन जो हैं वो सड़कों पर निकल आए थे, उन्होंने शदीद एहतजाज किया था, तोड़फोड़ की थी और अपनी टीम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाला था। कतर में जारी जो मेगा इवेंट है, इसके 9वें रोज़ के मुकाबलों के बारे में मैंने आपको बताया। दीगर क्या कुछ हुआ है इस रिपोर्ट में देखिए। कतर के अर रेहान स्टेडियम में घाना और जनूबी कोरिया के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। घाना मोहम्मद सालिसो ने पहले हाफ के 24वें मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को बर्तरी दिला दी, जबकि मोहम्मद कुद्दूस ने दूसरा गोल करके टीम की पोजीशन मुस्तहकम बना दी। दूसरे हाफ में जनूबी कोरिया की टीम ने बेहतर खेल पेश किया। मैच के 58 और 61वें मिनट में गोल दागकर मैच बराबर कर दिया। घाना के मोहम्मद कुद्दूस ने 68वें नंबर में दूसरा गोल करके मैच में अपनी टीम को बर्तरी दिला दी, जो मैच के आखिर तक बरकरार रही। इस कामयाबी के बाद घाना की टीम पॉइंट्स टेबल पर 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर आ गई, जबकि जनूबी कोरिया की टीम आखिरी नंबर पर मौजूद है। दोहा के अल जनूब स्टेडियम में आज खेले गए ग्रुप जी के मैच में कैमरून और सर्बिया की टीमें मद्दे मुकाबिल आईं। पहले हाफ के 29वें मिनट में कैमरून के जेन चार्ल्स ने पहला गोल करके अपनी टीम को 1-0 गोल की बढ़तरी दिला दी।
सर्बिया ने पहले हाफ के इजाफी वक्त में यके बाद दीगरे 2 गोल करके अपनी टीम को कैमरून के खिलाफ 2-1 गोल्स की बढ़तरी दिला दी। दूसरे हाफ के 53वें मिनट में सर्बिया ने तीसरा गोल करके अपनी बढ़तरी को मजीद बढ़ाकर 3-1 गोल्स कर दिया। इस मौके पर सर्बिया की मैच में पोजीशन मजबूत हो गई। ताहम कैमरून ने 63वें और 66वें मिनट में 2 गोल करके मैच को 3-3 गोल से बराबर कर दिया और इख्तिताम भी इसी नतीजे के साथ हुआ। दूसरी जानिब फीफा वर्ल्ड कप में मराकश के हाथों बेल्जियम की अपसेट शिकस्त के बाद हंगामे फूट पड़े और लोगों ने मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया और इस दौरान कीमती अमलाक को नजरे आतिश कर दिया। पुलिस ने हंगामों में तशद्दुद और अमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में मुतअद्दिद को हिरासत में ले लिया। इवेंट में पैदर पे शिकस्तों के बाद कतर और कनाडा की टीमें इवेंट से बाहर हो चुकी हैं। दिफाई चैंपियन फ्रांस पहली टीम है जो अपने दोनों मैचेस जीतकर अगले मरहले तक जगह बनाने में कामयाब हुई है। बिल्कुल जी, फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले हों या दुनिया भर से कोई भी खबर जो भी अहम है हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे होते हैं, आपको आगाह करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल दोबारा आपसे मुलाकात हम कर रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खाना के बाद